हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम क्लास 12th में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत बल क्षेत्र एवं गॉस थ्योरम, जिसमें हमने अभी तक जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात कर ली थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज के हमारे सेशंस में क्या है, आज के हम सेशंस में जो है निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो साथियों, मैंने पिछले सेशंस में आप लोगों को अच्छे से बताया था कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति किस तरह से जो है हम लोग डिनोटेट करते हैं, है ना। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, हमें, है ना, तीव्रता ज्ञात करनी है ना, द्विध्रुव अक्ष के अर्धक ये अर्थात निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति किधर होती है? मैंने जब सेशंस उस दिन शुरू करा था, जब बताया था कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इसके निर अक्ष कोई अक्ष नहीं होना चाहिए, या तो ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। तो उसके सापेक्ष, उस बिंदु के सापेक्ष बिंदु को, है ना, विद्युत, सॉरी ये चुंबक लिखा है लेकिन ये क्या है? विद्युत। क्या है ये है विद्युत के सापेक्ष उस बिंदु को, इसको सुधार कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा उस द्विध्रुव के सापेक्ष, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर लिख देंगे द्विध्रुव, ठीक है, ये लिख देंगे साथियों, ठीक है, द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों। पूरा सेशन इत्मीनान से देखिएगा, मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, है ना। इसके लिए हमें जो है सूत्र प्राप्त करना है। तो किस तरह से? सबसे पहले है जो है हम लोगों ने एक चुंबक बनाते हैं, तो एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। मान लेता हूँ ये हो गया मेरा -Q, ये हो गया मेरा +Q आवेश, ठीक है। इस बिंदु को मैंने नाम दिया है B, प्लस वाले को मैंने नाम दिया है A। अब निरक्षीय स्थिति में मान लेता हूं बिंदु P, ये है इसका ओरिजिन अर्थात सेंटर, है ना। तो ये पूरी दूरी कितनी है मेरी? 2L है ना। अब मैं आप लोगों को इस तरह से नहीं बताऊंगा कि 0 से OA OB LL होंगे, आप लोग जानते ही होंगे ये बात। अब मैं इन बिंदुओं को जो है मिलाने का प्रयास करता हूं, तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं इसको एक टेंजेंट के थ्रू जो है इसको भी मिला लेता हूँ। अब ध्यान रखना साथियों, ये जो बिंदु P है, इस P पर मैंने मान लो कोई एकांक धनावेश रखा, है ना। क्या रखा? एकांक धनावेश। तो हम जानते हैं कि ये भी प्लस है और ये प्लस है, तो इसे क्या करेगा? ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको ये दूर जाने का जो है प्रयास करेगा। तो ये हो गया मेरा E1। अब ये प्लस है और ये है माइनस, तो ये इसे क्या करेगा? आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो मैंने इसे नाम दे दिया E2, ठीक है। पर क्या है साथियों, जब ये किसी एंगल पे है, और आप लोगों ने एंगल पे पढ़ा है, जब ये चीजें किसी एंगल पे हैं तो इनके क्या कोस और साइन में डेरिवेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना, ये E1 इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये E2 इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ध्यान रखना, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है हम उसे क्या करते हैं? कोस थीटा। तो ये हो गया हमारा E1 कोस थीटा, ये हो गया हमारा E2, ये हो गया कोस थीटा। अब जो बचे हुए डिनोमिनेटर रहेंगे वो क्या रहेंगे? ये हो गया हमारा E2 साइन थीटा, और ये हो गया हमारा E1 साइन थीटा, ठीक है। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, अब क्लियर नहीं रहा होगा, ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूं, सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम को समझा देता हूं, उसके बाद डायग्राम का क्या करता हूं, मैं विवरण करता हूं। तो ये जो चित्र है, इसमें हमने क्या क्या माना उसका वर्णन करेंगे हम, ठीक है, करते हैं। उक्त चित्र में माना कि एक क्या विद्युत द्विध्रुव
कौन सा द्विध्रुव, ए बी है, जिसके ए सिरे पर क्या रखा है मैंने, प्लस क्यू, तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश रखा है ना, रखा है, तथा द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई क्या ली मैंने, प्रभावी लंबाई कितनी है मेरी, 2L है 2L है, तथा है ना, तथा ये O है, O से मैंने ये दूरी कितनी ली है, R। ध्यान रखना कौन सी दूरी ली है मैंने, R। ठीक है, ये ली है R दूरी, है ना, तथा केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है ना, ज्ञात करनी है। अब ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले जो P है इस पर A के कारण, A पर रखे बिंदु आवेश के कारण निकालूंगा, फिर इसी प्रकार मैं B के कारण निकालूंगा, है ना। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं A के कारण निकालता हूं, है ना। ये देख लिया आपने A B O P, ठीक है। देखिए अब मैं निकालता हूं साथियों, तब बिंदु A पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1। अब E1 जो निकालेंगे हम, आप लोग जानते हो E1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब बीच की दूरी क्या है साथियों, A इंटू पी का होल स्क्वायर, है ना। देखिए ना, A से P की दूरी AP स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट। ये हो गया मेरा यहां से इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब इसी प्रकार, है ना, B पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण। अब माइनस क्यू आवेश के कारण मैं निकालूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन B से P का होल स्क्वायर। ये हो गया साथियों मेरा समीकरण 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा मैंने ये लिखा है B से P की दूरी BP स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों क्लियर होने के बाद देखिए, अब संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव पर हमें एक परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन जो A और B हमारे जो घटक हैं वो क्या है, वो किस में, वो न तो ऊर्ध्वाधर है न क्षैतिज है। तो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है कि ये जो A और E1 और E2 है मेरे, न तो ऊर्ध्वाधर है न क्षैतिज है। तो ये क्या हो रहा है साथियों, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में विभाजित हो रहे हैं। पर देखिएगा, ऊर्ध्वाधर घटक दोनों एक तरफ है, मतलब जुड़ जाएंगे, पर क्षैतिज घटक तो ऊपर नीचे है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं, कर देंगे ना। मान लो कि ये रस्सी है, आप राम इधर से खींच रहा है और उसका भाई श्याम इधर से खींच रहा है। जब रस्सी को ऐसे खींचेंगे तो बराबर अगर फोर्स लगाएंगे तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन जब यही राम उठकर इधर आ जाता है और दोनों रस्सी को एक साथ खींचेंगे तो रस्सी इधर चल देगी। वाजिब सी बात है ना, ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है।
अब जब लॉजिक नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हम जो है अब संपूर्ण द्विध्रुव के कारण क्या कर रहे हैं, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, करने के लिए E1 व E2 अपने ऊर्ध्वाधर एवं किसमें विभाजित हो रहे हैं, क्षैतिज घटकों में क्या हो रहे हैं, विभाजित हो जाते हैं, है ना, क्या हो रहे हैं, विभाजित हो जाए, है ना, अविभाजित हो रहे हैं, तब प्राप्त, है ना, तब प्राप्त ऊर्ध्वाधर घटक। अब ऊर्ध्वाधर घटक कौन से होते हैं साथियों, जो ऊपर और नीचे रहते हैं। वो ऊर्ध्वाधर घटक कौन से हैं हमारे, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक ही क्या हो रहे हैं, एक ही रेखा पर, परंतु क्या है, परंतु विपरीत होने के कारण क्या हो रहा है, वो निष्फल हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, निष्फल हो जाते हैं। परंतु ध्यान रखना, परंतु क्षैतिज घटक जो है हमारे क्या है, वो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो रहे हैं, होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अब वो परस्पर जुड़ जाते हैं तो अब परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता साथियों E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं इस समीकरण 3 में क्या रखूंगा, ये मान रखूंगा, ठीक है। तो लिख दूंगा मैं मान रखने पर, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, मान रख रहा हूं। तो मान रखने पर हमने क्या कर दिया, ये हो गया मेरा कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर कोस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों ने चित्र में देखा हो, देखिए आप लोगों ने चित्र में देखा है और चित्र से स्पष्ट है साथियों। अगर आप लोगों को इस तरह से स्पष्ट नहीं होता तो मेरे पास एक ट्रिक और है इसकी। देखिए ये भुजा, दोनों त्रिभुजों में ये जो मेरी भुजा है ये क्या है, कॉमन है। अब ये कॉमन है, टेंजेंट डल रहा है, ये भी एल है और ये भी एल है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से ये भुजाएं बराबर हो जाएगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम खुद जानते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि ये सभी समान है, तो ये दोनों भी क्या होगी, समान ही होगी, मतलब इक्वल बराबर होगी ना।
तो मैं नॉर्मली ही लिख सकता हूं कि चित्र से स्पष्ट है। किससे स्पष्ट है? चित्र से स्पष्ट है कि क्या होगा, AP बराबर BP। अब ये समीकरण में फिर मैं पुटअप करता हूं तो ध्यान रखिएगा ये पूरा क्लब हो जाएगा, पूरा एक ही जैसा है। ध्यान रखो क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A, इसको AP के फॉर्म में लिख देता हूं मैं, AP का स्क्वायर, और ये इंटू हो गया कोस थीटा। देखो आपने बहुत बार एलजेब्रिक x प्लस x क्या होता है 2x, इसी तरह से कराया ना मैंने, इसी तरह से मैंने कराया, दोनों सेम वैल्यू है, दोनों को एक जैसा मैंने कर दिया। अब क्या होगा साथियों, अब हम चित्र में जाएंगे, है ना। अब चित्र में जब हम जा रहे हैं तो मैं चित्र भी यहीं आप लोगों को बनवा देता हूं, हम लोग यहीं बना लेंगे चित्र। चित्र बना रहा हूं मैं किसी एक त्रिभुज का। ध्यान रखो ये मेरा O था, ये मेरा A है ना, और ये है मेरा P है। ये मेरी दूरी कितनी थी, स्मॉल r, ये मेरी दूरी थी स्मॉल l। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AP स्क्वायर। क्या AP स्क्वायर चाहिए, तो AP स्क्वायर तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOP में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर लंब क्या है मेरा OP स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या है मेरे भाइयों, जब ये वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हुआ या नहीं हुआ ना, ये हो गया मेरा AP स्क्वायर की वैल्यू। अब इसी में मैं कोस थीटा निकालूंगा, तो कोस थीटा लाल बटा कक्का तो क्या है आधार बटे कर्ण। देखो लाल बटे कक्का, साइन कोस तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है साथियों नीचे रहता है आधार, आधार क्या है मेरा L। अब कर्ण क्या है ये, और ये स्क्वायर इस पे चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहां से AP स्क्वायर और कोस थीटा की वैल्यू रखने पर, है ना, इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 4 नाम। क्या दे दिया मैंने इसे, समीकरण नंबर 4। देखो क्या करा मैंने, अब मैंने कर दिया समीकरण 4 में AP स्क्वायर व कोस थीटा का क्या कर रहा हूं मान रखने पर। अब जब मैं मान रख रहा हूं साथियों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर 2 आगे था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन नीचे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, ठीक है, इंटू L अपॉन अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक स्टेप, और इसे मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये है घात 1/2 और ये है घात 1, है ना, गुणा में घातें जुड़ जाती है। इसे क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, रूट जो घात होती है इसे हम 1/2 लिखते हैं, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। होगा या नहीं होगा ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे लिख सकता हूं, देखो 2L × Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। और ध्यान रखिए 2QL क्या होता है, क्या होता है ये P करा था ना हमने, क्या होता है वो 2QL बराबर P आघूर्ण करा था, तो उससे क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये जो है निरक्षीय स्थिति में हमारा डेरिवेशन है ना, ये है समीकरण, और इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है,
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं आई होगी। हाँ, लेकिन यदि द्विध्रुव हमारा क्या हो, अल्प हो या लघु हो या छोटा हो, है ना, यही होगा ना। यदि द्विध्रुव अल्प या छोटा हो तब हम क्या लिख सकते हैं, एल जो है हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हुआ और विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर की अपेक्षा एल क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, एल को क्या मान लिया हमने, नगण्य मानने पर हमने एल को क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। अब जब हम एल को नगण्य मान रहे हैं साथियों, तो उसकी पावर स्क्वायर और उसकी पावर फिर स्क्वायर, तो और बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर की पावर 2 की होल पावर 3/2। ये पावर से ये पावर कैंसिल हो जाती है, तो हमारा यहाँ से डेरिवेशंस क्या बचता है, डेरिवेशन हमारा बचता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, किसी को मेरे हिसाब से अब डाउट्स नहीं रहा होगा। और इस व्यंजक के नीचे हमेशा लिखना, आप कैसे लिखेंगे, हम उक्त व्यंजक निरक्षीय स्थिति में क्या प्रदर्शित करता है, तीव्रता प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो साथियों आपका ये आज का जो बहुत ही बेहतरीन जो है डेरिवेशंस कंप्लीट होता है यहाँ से, है ना। आज का आपका ये बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशंस यहाँ से कंप्लीट होता है। अब जो है मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में बात करता हूँ एक समान विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को जय श्री महाकाल, धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें या न करें, लेकिन अपने दोस्तों से शेयर करके एक बार स्टडी विद जीनियस के साथ जो विश्वास आपने दिखाया उस विश्वास को आगे बढ़ा दीजिए। जय श्री महाकाल।